दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालें, ये क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले फिक्स करिए। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, एमडीसी हिंदी में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, फिक्स है। क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालें। फिक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटेल में इस क्वेश्चन को आज हम लोग समझेंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर को समझ पाए, और क्वेश्चन अगर घुमा के भी दे तब भी आप आंसर को कर पाए। इसके लिए क्या है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आने वाला जो आपका सेमेस्टर बचा है उसमें आप सारे सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कर सके। इसके लिए क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर सकते हैं, ताकि जब भी हम यहाँ पर वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर में सभी विषयों की तैयारी कर सके। एक छोटा सा भूमिका लिखा है, उसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जो हिंदी साहित्य है उसका टाइम पीरियड, ठीक है, जो उसका समय, उसका विभाजन करने के लिए कहा जा रहा है। साथ में नामकरण की क्या क्या समस्या है उसके बारे में आपको बताना। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। ऐसा नहीं कि हिंदी साहित्य का जो विकास है वो अचानक से हो गया, ठीक है, ये क्या है, तो एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम रहा है। इस विकास को समझने के लिए साहित्य को विभिन्न कालों में बांटा गया है। साहित्य को क्या है, तो विभिन्न कालों में बांटा गया, जिसे ही काल विभाजन कहते हैं, और उसी को क्या है, तो काल विभाजन कहा जाता है। तो काल विभाजन का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो साहित्य का विकास है, ऐसा नहीं कि अचानक से हुआ होगा, 20वीं सदी में अचानक से हुआ, ऐसा नहीं, वो प्रारंभिक समय से, प्राचीन काल से चलता आ रहा, तब जाकर के इसका विकास आज देखने को मिलता है। तो हिंदी साहित्य का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। इस विकास को समझने के लिए साहित्य को विभिन्न कालों में बांटा गया और जिसे काल विभाजन कहा जाता है। साथ ही प्रत्येक काल को उसकी प्रमुख विशेषताओं के आधार पर एक नाम दिया जाता है। जो भी उस समय का, उस काल का विशेषता होता है, उस आधार पर उस काल को एक नाम दिया जाता है, जिसे नामकरण कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कि काल विभाजन और नामकरण का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे कहा जा रहा है कि हालांकि यह प्रक्रिया साहित्य को समझने में सहायक है, लेकिन इसके साथ कई गंभीर समस्याएं भी जुड़ी हुई। कहा जा रहा है कि ये जो प्रक्रिया है काल विभाजन का, ताकि आप साहित्य को समझ सकें, कौन से साहित्य कब लिखे गए हैं, कौन सा काल विभाजन था, कौन सा टाइम था, कब क्या लिखा गया, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि हालांकि ये जो प्रक्रिया है साहित्य को समझने का, इसमें ये सहायक है, लेकिन इसके साथ कई सारे गंभीर समस्याएं जुड़ी हुई हैं जो इसे जटिल बना देती है। कई सारी समस्याएं, जैसे कि कौन सा काल कब खत्म होता है, कब कौन सा शुरू होता है, इसके लिए बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहीं पर इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो समझते हैं हिंदी काल का, जो हिंदी साहित्य उसका काल विभाजन किस तरह से किया गया। कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य को सामान्यतः निम्नलिखित कालों में बांटा जाता है। जो हिंदी साहित्य उसको सामान्यतः कई सारे कालों में बांटा जाता है, मुख्यतः इसको 4 कालों में बांटा जाता है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य को सामान्यतः 4 प्रमुख कालों में विभाजित किया जाता है, और यह विभाजन मुख्यतः रामचंद्र शुक्ल द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ये जो हिंदी साहित्य को सामान्यतः 4 प्रमुख कालों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है, और ये विभाजन किया गया वो मुख्यतः रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। ठीक है, जो व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया कि किस तरह से इसको बांटा जाता है। तो पहला जो यहाँ पर विभाजन किया जाता है वो है आदिकाल। ये सब क्या है, तो काल विभाजन है साहित्य का, हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। ठीक है, पहले आदिकाल में इसको रखा जाता है, इसमें वीर गाथा काल कहा जाता है इसको, मतलब जो पहले के राजा महाराजा की कहानी हुआ करते थे उसको यहाँ पर लिखा जाता था। फिर आता है भक्ति काल, भक्ति काल में जो भगवान है उनके बारे में। ठीक है, फिर आता है रीति काल, और फिर आता है आधुनिक काल, मतलब आज का समय। तो इस तरह से जो रामचंद्र शुक्ल है उसके द्वारा 4 भागों में हिंदी साहित्य के काल विभाजन को बांटा गया, काल विभाजन को किया गया। ठीक है, चारों को हम लोग समझते हैं कि आदिकाल क्या होता है, भक्ति काल क्या है, रीति काल क्या है, और आधुनिक काल क्या है। चारों को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। पहला है आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, जो लगभग 1000 से 1375 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ये कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, ये आपका बदलता रहता है। ठीक है, ये सिर्फ अनुमान लगाया गया, कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका। काल विभाजन का कोई फिक्स टाइम नहीं कि इतना साल से इतना टाइम को हम लोग आदिकाल कहेंगे, 1375 के बाद 1475 तक हम लोग इसको आधुनिक काल कहेंगे, इससे कोई फिक्स नहीं है इसका। आदिकाल जो वीरगाथा काल है या फिर जो आदिकाल है, उसका एक लगभग टाइम यहाँ पर दिया गया, 1000 से 1375 ईस्वी को आदिकाल माना गया, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है कि यह हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना जाता है। ये क्या है, तो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना जाता है। इस समय की रचनाओं में मुख्य रूप से वीर रस और युद्ध कथाओं का वर्णन मिलता है। मतलब उस टाइम में क्या, तो जो वीर रस है या फिर जो कहते हैं जो किसी राजा महाराजा की वीरता के बारे में, और किस तरह से वो युद्ध करते थे, युद्ध जीतते थे, इनके बारे में वर्णन मिलता है। इसको आदिकाल या फिर वीर गाथा काल कहा जाता है।
कहा जा रहा है कि इस काल की विशेषताएं, इस काल में क्या क्या विशेषताएं थी, तो राजा और वीरों की बहादुरी का वर्णन इसमें देखने को मिलता है इस साहित्य में। ये जो आपका वीर गाथा का काल है, जो वीर गाथा काल है या फिर जो प्राचीन काल है, उसमें क्या देखने को मिलता है, तो राजाओं और वीरों की बहादुरी का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पर युद्ध, पराक्रम और शौर्य की कथाएं देखने को मिलती हैं। भाषा अपेक्षाकृत सरल और लोक आधारित हुआ करते थे उस टाइम में, ठीक है। जैसे कि आपका पृथ्वीराज रासो, उस टाइम में जो राजा महाराजा थे, किस तरह से जो राजा थे उसके बारे में बताया था, जो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। कहा जा रहा है कि इस काल का साहित्य मुख्यतः राज दरबार से जुड़ा था, इसलिए इसमें जनजीवन की बजाय वीरता और राजशक्ति का अधिक चित्रण मिलता है। ये जो आपने पहला देखा, ठीक है, आपने ऊपर से देखा, ये जो वीर गाथा काल है या फिर इसको आदि काल भी कहा जाता है, तो ये जो आप टाइम फिक्स देख रहे हैं, ये कोई फिक्स टाइम नहीं, इसको एक माना गया, ठीक है। लेकिन जो आदि काल था, आदि काल में किसके बारे में कहा जाता था, तो राजा के वीरता के बारे में बताया जाता था, उसकी बहादुरी का वर्णन किया जाता था। इस टाइम जो साहित्य लिखे जाते थे उसमें युद्ध या फिर पराक्रम या फिर शौर्य की कथाएं लिखी जाती थी। इस टाइम जो साहित्य लिखे जाते थे उसमें इन सब बातों का जिक्र हुआ करता था, ठीक है। जैसे कि आपका पृथ्वीराज रासो, इस तरह का उस टाइम में साहित्य लिखा जाता था। और इस काल का साहित्य मुख्यतः किस पे होता था, तो राज दरबार से जुड़ा हुआ करता था, क्योंकि राजा टाइप का उस टाइम में साहित्य लिखा जाता था, इसलिए इसमें जनजीवन के बजाय वीरता और राजशक्ति का अधिक चित्रण मिलता है। लोगों के बजाय इसमें क्या है, तो राजशक्ति के बारे में अधिक चित्रण देखने को मिलता है। फिर आता है आपका भक्ति काल का टाइम। भक्ति काल, हमको फिर से बता दें कि ये टाइम फिक्स नहीं है, ये टाइम आप जब भी इंटरनेट में सर्च करें फिर किसी किताब में देखेंगे तो आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। हम लोग रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो भी विभाजन किया गया था उस चीज को पढ़ रहे हैं, तो ये आपको रामचंद्र शुक्ल के किताब में देखने को मिलेगा, बाकी किताब में भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा आता है आपका भक्ति काल। इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भी कहा जाता है, यहीं से हिंदी काल का स्वर्णयुग शुरू होता है, क्योंकि इसमें भक्ति भावना का व्यापक विकास हुआ। इसमें क्या, तो भक्ति भावना का विकास हुआ, जिसको बोलते हैं भक्ति काल। इस काल की विशेषताएं क्या रही, तो ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति का समर्पण यहाँ पर देखने को मिला, जाति पाति और सामाजिक भेदभाव का विरोध यहाँ पर देखने को मिलता है, और सरल लोक भाषा में रचनाएं देखने को मिलती है। कब, तो भक्ति काल में। समय क्या है, तो 1375 से 1700 ईस्वी तक। यहाँ पर भक्ति काल, इस कालखंड को भक्ति काल कहा जाता है, और यहाँ पर इन सब चीजों को देखने को मिलता है। ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण देखने को मिलता है। जो भी यहाँ पर रचनाएं लिखी गई इस टाइम में, जो भी साहित्य लिखे गए, जो भी ग्रंथ लिखे गए, इन सब चीजों को वहां पर समावेश देखने को मिला। इस काल की दो प्रमुख धाराएं, एक है निर्गुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति, जैसे कि कबीर हो गए, और एक है दूसरा सगुण भक्ति। तो जो निर्गुण भक्ति होता है, जैसे कबीर लोग हो गए, ठीक है, जो गुरु नानक लोग हो गए, ये लोग कहते हैं कि भगवान जैसा चीज सभी में होता है। जैसे कि आपका जो टेबल कुर्सी है, जो आप मोबाइल देख रहे हैं, जो आप इंसान देख रहे हैं, जो आप कुत्ता देख रहे हैं, जो आप जीव जंतु देख रहे हैं, सभी चीज में क्या है, तो भगवान का कोई आकार नहीं होता, ठीक है। भगवान हर चीज में है। भगवान को मानना चाहिए, ना कि उसका चित्र बनाना चाहिए, ना कि उसका क्या, तो मूर्ति का पूजा करना चाहिए। भगवान क्योंकि हर चीज में, तो चित्र बनाने का जरूरत नहीं, और ना ही आपको मूर्ति की पूजा करने का जरूरत है। ये कौन लोग कहते हैं, तो जो निर्गुण भक्ति वाले लोग हैं। इस काल में जो धाराएं वो दो रूप में बढ़ गए थे, एक तो निर्गुण भक्ति में, एक सगुण भक्ति में। तो जो निर्गुण वाले लोग थे वो कहते थे कि हर चीज में भगवान है, तो आपको चित्र का या फिर किसी मूर्ति का पूजा करने की क्या जरूरत है, किसी का भी पूजा करिए, पेड़ का पूजा करिए, वो भी भगवान का पूजा हो रहा है। दूसरे जो धारा के लोग थे वो थे सगुण भक्ति के लोग। तो सगुण भक्ति के लोग क्या है, तो राम और कृष्ण जैसे भक्ति करते थे, मतलब राम का चित्र बनाना, राम के कथाओं को सुनना, राम के कथाओं के बारे में चर्चा करना, कृष्ण के मूर्ति को बनाना, ठीक है, तो इस तरह से पूजा करना, उसको बोलते हैं सगुण भक्ति के लोग। प्रमुख कवि इस टाइम के कौन थे, कबीर थे, तुलसीदास और सूरदास। इस टाइम में इस तरह के कवि आए थे। यह काल समाज सुधार से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि कवियों ने लोगों को समानता और भक्ति का संदेश दिया। तो हमने इस काल को भी समझ लिया। आगे हम लोग देखते हैं रीतिकाल। जो आपका काल विभाजन तीसरा है वो है रीतिकाल, लगभग 1700-1900 ईस्वी तक। समय हम आपको फिर से बता दें कि ये फिक्स नहीं है, ये आपका रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो बताया गया वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस काल में साहित्य का केंद्र श्रृंगार रस और काव्य शास्त्र बन गया। इस काल की विशेषताएं क्या, जो रीतिकाल का टाइम था, उस टाइम में जो रचनाएं की गई उसमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती, तो नायिका भेद देखने को मिलता है, श्रृंगार देखने को मिलता है, और प्रेम का वर्णन देखने को मिलता है। इस टाइम के जो साहित्य है, अलंकारों और काव्य शैली पर अधिक जोर दिया गया। दरबारी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिला। जो दरबारी संस्कृति होता है उसका जोर यहाँ पर रीतिकाल में देखने को मिलता है। प्रमुख कवि कौन कौन थे, तो बिहारी थे, केशव यादव थे, केशव दास थे, ठीक है, और पद्माकर थे। तो इस तरह के कुछ प्रमुख कवि है रीतिकाल के। इस काल का साहित्य आम जनता से थोड़ा दूर हो गया था, क्योंकि यह अधिकतर राजाओं और दरबारों के मनोरंजन के लिए लिखा गया था, ठीक है। मतलब कैसे, जो दरबारी लोग थे वही लोग लिखते थे, तो अपने दरबार के बारे में लिखते, अपने राजाओं के बारे में लिखते थे, तो आम लोगों के बारे में इस काल में, रीतिकाल में भी नहीं लिखा गया। चौथा जो कालखंड आया वो था आधुनिक काल, मतलब आज का टाइम, लगभग 19वीं सदी से वर्तमान तक, आज के टाइम तक, ठीक है। यह हिंदी साहित्य का वर्तमान और सबसे व्यापक काल है, जिसमें समाज, राजनीति, यथार्थ और
व्यक्ति जीवन का गहरा चित्रण मिलता है। आज के टाइम का जो साहित्य है, आज का जो आधुनिक काल है, उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। समाज देखने को मिलेगा, राजनीति मिलेगा, यथार्थ देखने को मिलेगा, आदर्श देखने को मिलेगा, व्यक्ति के जीवन, सब कुछ देखने को यहाँ पर मिलता है। इस काल की विशेषताएं क्या है? तो यथार्थवाद और सामाजिक समस्याओं का ये चित्रण करता है। आजकल जो साहित्य लिखे जाते हैं, जो नाटक है या फिर जो कल्पनाएं लिखी जाती है, जो कहानी लिखी जाती है, उसमें क्या आपको देखने को मिलता है? यथार्थवाद देखने को मिलता है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है, राष्ट्रवाद देखने को मिलता है, स्वतंत्रता देखने को मिलता है और इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, नई नई विधाओं का विकास देखने को मिलता है, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक आदि, ये सब क्या है? तो नई नई चीजों विकसित हुई। तो ये सब आपको आज के टाइम में देखने को मिलते हैं। प्रमुख लेखक इस टाइम के कौन हुए? तो प्रेमचंद हुए, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। आपने जो पूछ की रात या फिर जो अन्य कहानियां हम आपको डिस्कस किए थे, वो सारे 19वीं सदी में देखने को मिले। तो ये सब क्या है? तो आधुनिक कहानी, आधुनिक काल इसको कहा जाता है। इस काल में साहित्य पूरी तरह समाज से जुड़ गया और आम लोगों के जीवन की समस्याओं को प्रमुखता दी गई। तो आपने चारों कालखंडों को समझ लिया। आगे हम देखते हैं काल विभाजन की समस्याएं, काल विभाजन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। चारों कालखंडों को तो आपने समझ लिया, लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे थे कि कोई टाइम फिक्स नहीं है और यही समस्या आपको देखने को मिलता है। पहला जो यहाँ पर समस्या देखने को मिलता है वो है काल सीमाओं का अस्पष्ट होना। जो काल सीमाएं कि भक्ति काल कौन सा है, रीति काल कौन सा है, आधुनिक काल कौन सा है, ठीक है, प्राचीन काल कौन सा है, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई सीमाएं स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो काल सीमाओं का अस्पष्ट होना। साहित्यिक कालों की कोई निश्चित और स्पष्ट सीमा नहीं होती। एक काल कब समाप्त होता है और दूसरा कब शुरू होता है, यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। मतलब कौन सा काल, जैसे रीति काल कब खत्म हुआ, भक्ति काल सब कब शुरू हुआ, आधुनिक काल कब शुरू हुआ, ठीक है, कब कौन सा खत्म हुआ, कब शुरू हुआ, इन सब बातों के बारे में कोई पता ही नहीं चलता। उदाहरण के लिए भक्ति काल समाप्त होने के बाद भी उसकी प्रवृत्तियां आगे कालों में दिखाई देती हैं। जब भक्ति काल खत्म हो गया उसके बाद उसकी जो प्रवृत्ति है या फिर कह सकते हैं जो उसका स्वरूप है, प्रकृति, वो आगे के कालों में दिखाई देता है। इससे यह तय करना कठिन हो जाता है कि किसी रचना को किस काल में रखा जाए। तो ये आपको एक पहला समस्या देखने को मिलता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा कालखंड कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। दूसरा यहाँ पर समस्या देखने को मिलता है वो है प्रवृत्तियों का मिश्रण। मतलब एक जो कालखंड का प्रवृत्ति है वो दूसरे कालखंडों में देखने को मिल जाता है, तो ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, एक के ऊपर एक चीजों का देखने को मिल जाता है। जो प्रवृत्ति आपको भक्ति काल में देखने को मिलता है वही रीति काल में देखने को मिलता है, जो भक्ति काल में मिलता है वो रीति काल और आधुनिक काल में देखने को मिलता है। तो ओवरलैप हो जाता है। किसी एक काल में केवल एक ही प्रकार का साहित्य नहीं मिलता, बल्कि कई प्रवृत्तियां एक साथ चलती हैं। जैसे भक्ति काल में भी कहीं कहीं वीर रस या फिर श्रृंगार रस की रचनाएं मिलती हैं। इसी प्रकार रीति काल में भी भक्ति के तत्व दिखाई देते हैं। इस कारण काल विभाजन पूर्णतः स्पष्ट और वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। तो ये सब क्या है, इसकी कुछ समस्याएं काल विभाजन की। अगला जो समस्या है काल विभाजन का वो क्षेत्रीय विविधता का प्रभाव। क्षेत्रीय विविधता का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य का विकास अलग अलग समय पर हुआ है। दक्षिण में अलग, पश्चिम में अलग, पूर्व में अलग, ठीक है, मिडिल में अलग। तो हर क्षेत्र में क्या है, तो विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य का जो विकास वो अलग अलग समय पर हुआ। किसी क्षेत्र में भक्ति आंदोलन पहले शुरू हुआ तो कहीं पर बाद में हुआ। इस कारण पूरे देश के साहित्य को एक ही सीमा में बांटना कठिन हो जाता है। हम आपको इसलिए बार बार पहले बोल रहे थे कि कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक कब खत्म हुआ, कब शुरू हुआ, कुछ समझ नहीं आया। और क्योंकि इतना बड़ा ये देश है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर भक्ति काल चल रहा है तो यहाँ पर कहीं पर देखेंगे रीति काल शुरू हुआ है, कहीं पर ये आधुनिक काल चल रहा है, तो कहीं पर ये प्राचीन ही अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर कहा गया। इससे काल विभाजन में असंगति उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, जो काल विभाजन उसमें असंगति देखने को मिलता है। आगे जो चौथा पॉइंट है, जो चौथा समस्या वो है ऐतिहासिक और साहित्यिक आधार में अंतर। ऐतिहासिक और साहित्यिक आधार में अंतर देखने को मिलता है काल विभाजन में। कभी कभी काल विभाजन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर किया जाता है। जो भी इतिहास में घटनाएं हुई है उनके आधार पर इसका काल विभाजन किया जाता है कि उस टाइम में ये सब चीजें घटती थी तो उसको प्राचीन काल में रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भक्ति के बारे में बात हुआ तो उसको भक्ति काल में रख देते हैं। इस तरह से कहा जा रहा है कि कभी कभी काल विभाजन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर किया जाता है और कभी कभी साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर। दोनों में अंतर होने के कारण भ्रम उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए किसी राजनीतिक घटना के अनुसार एक काल समाप्त हो सकता है, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से वही प्रवृत्ति आगे भी जारी रह सकती है। लेकिन जो साहित्यिक दृष्टि, क्योंकि आपने मान लीजिए कि कोई 2010 में कोई किताब लिखता है और अब 2050 आ गया, ठीक है, 2050 आ गया तो ये आधुनिक हो चुका है। लेकिन जब इसका प्रभाव, इस साहित्य का प्रभाव 2050 में पड़ेगा तो इस साहित्य में जो चीज लिखा हुआ होगा वो यहाँ पर भी तो देखने को मिलेगा 2050 में। तो उसी तरह से जो भक्ति काल में लिखा था वो रीति काल में देखने को मिल जा रहा था, और जो भक्ति काल में लिखा था वो आधुनिक काल में देखने को मिल जा रहा था। तो ऐतिहासिक और साहित्यिक आधार में भी अंतर देखने को यहाँ पर मिलते हैं। नामकरण की हम लोग समस्या देखते हैं। ठीक है, नामकरण की हम लोग समस्या को समझते हैं। एकांगी नामकरण क्या कहा जा रहा है कि वन साइडेड नामकरण हो रहा है। ठीक है, अक्सर किसी काल का नाम उसकी एक प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर रख दिया जाता है। जो उसका एक प्रमुख प्रवृत्ति है
कि भक्ति के बारे में बात हुआ तो भक्ति काल में इसको लिख दो, श्रृंगार के बारे में बात हुआ तो उसका रीति काल लिख दो, इस तरह से, ठीक है। जबकि उस काल में अन्य प्रवृत्तियां भी मौजूद होती हैं, वहां पर क्या तो और भी प्रवृत्ति चल रहा था उस टाइम, और भी ग्रंथ लिखे जा रहे थे। उदाहरण के लिए भक्ति काल नाम ऐसा लगता है कि उस समय केवल भक्ति साहित्य ही लिखा गया। भक्ति काल सुन के क्या लगता है कि ये जो काल है, जो समय है, उस टाइम में सिर्फ भक्ति साहित्य लिखे गए होंगे, जबकि वास्तव में उस समय अन्य प्रकार की रचनाएं भी थी। इससे उस काल की पूरी तस्वीर सामने नहीं आ पाती। तो एकांगी नामकरण यहाँ पर हुआ है। नामकरण की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा जो समस्या मिलता है देखने को नामकरण का, वो है नामकरण में भिन्न मत। नामकरण में यहाँ पर भिन्न मत देखने को मिलता है। विभिन्न विद्वानों के बीच कालों के नाम को लेकर एक मत नहीं है। हम आपको पहले बोल रहे थे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई आपको संदर्भ देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सही होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो विद्वान है, बहुत सारे जो लेखक, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको बांटा है। उदाहरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीरगाथा काल कहा। जो रामचंद्र शुक्ल उन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल कहा, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अलग दृष्टिकोण से देखा है। तो जो अलग लोग हैं वो उसको अलग अलग तरीके से इसको बांटते हैं। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों के विचारों के कारण नामकरण में एकरूपता नहीं रहती। तो नामकरण में भिन्न मत यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरह से नामकरण में इसका क्या तो प्रॉब्लम, समस्या देखने को मिलता है। तीसरा जो यहाँ पर समस्या देखने को मिलता है नामकरण, वो है नाम और वास्तविकता में अंतर। मतलब नाम कुछ और है और वास्तव में वो चीज कुछ और है। जैसे काल का नाम अलग है और वहां पर वास्तविकता में काम जो हो कुछ अलग हो रहा है। कई बार काल का नाम उसकी वास्तविक विशेषताओं की पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता। जैसे रीतिकाल नाम से केवल काव्य, शास्त्र या फिर अलंकार की प्रधानता का संकेत मिलता है। मतलब क्या है, काव्य के बारे में, कविताओं के बारे में, शास्त्र के बारे में, अलंकार की प्रधानता के बारे में संकेत देता है जो रीतिकाल। जबकि उस समय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के अन्य पहलू भी मौजूद थे। जो समाज है, जो सामाजिक जीवन, जो संस्कृति, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया। इससे नाम और वास्तविकता के बीच अंतर दिखाई देता है। तो नाम और वास्तविकता में अंतर देखने को मिलता है। नामकरण ये सब क्या है तो समस्याएं हैं। चौथा जो समस्या देखने को मिलता है नामकरण का, वो है समय के साथ बदलती दृष्टि। समय के साथ क्या कहते हैं, दृष्टि जो तरीका है देखने का, जो कार्यविधान का तरीका, उसमें दृष्टि में बदलता देखने को मिलता है। यह समाज और साहित्य की समझ समय के साथ बदलती रहती है। नई आलोचनात्मक दृष्टियों के आने से पुराने नामकरण पर प्रश्न उठने लगते हैं। जो पुराने विद्वानों के द्वारा नामकरण किया गया, समय का काल विभाजन किया गया, नए नए जैसे दृष्टि आते हैं, उसके कारण क्या तो पुराने नाम पर सवाल उठने लगते हैं। जैसे आज के समय में दलित और नारीवाद दृष्टिकोण से साहित्य को देखने पर पुराने नामकरण अधूरे प्रतीत होते हैं। इससे नामकरण को बार बार पुनः विचार करना पड़ता है। नामकरण के क्या तो बार बार पुनः विचार करना पड़ता है। तो समय के साथ बदलती दृष्टि यहाँ पर देखने को मिलती है। उम्मीद करता है दोस्तों क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण साहित्य को व्यवस्थित रूप से समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन यह पूरी तरह दोष रहित नहीं। ये क्या है तो पूरी तरह से दोष रहित नहीं। ऐसा नहीं कि इसमें कोई दोष ही नहीं, बहुत सारे दोष इसमें भी देखने को मिलता है, समस्या देखने को मिलता है। इसमें काल सीमाओं की अस्पष्टता, प्रवृत्तियों का मिश्रण, क्षेत्रीय विविधता और नामकरण की एकांगी प्रवृत्ति जैसी समस्याएं मौजूद हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था 15 नंबर के लिए। आप लोग ध्यान रखेंगे 15 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अपने दोस्तों में उस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।